Hey guys, this is chapter 2 Modern Business Environment part 2. Part 1 is already uploaded. If you have not seen that, then go first watch part 1 and then come to part 2. Before starting this video, I would like to tell you all that I have released notes of memory techniques. So basically ये जो notes हैं ये 60 to 65 पेजेस के नोट्स हैं जिसमें आपको पूरा SCMP की थ्योरी के मेमोरी टेक्निक्स मिलेंगे विद वीडियोस. इट विल बी वेरी यूज़फुल इफ़ यू बाय दोज नोट्स, क्योंकि अभी मेमोरी टेक्निक्स को कहीं आप लिखने का टाइम तो आपके पास नहीं है. सो बेसिकली आप क्या करेंगे ना, आप वो नोट्स ऑर्डर करेंगे, आपको मिल जाएंगे 5 to 6 days में फॉर श्योर, अनलेस अदरवाइज़ कुछ अलग ही कुछ हो गया कि बारिश बहुत ये सब. बट अभी मतलब कि अगर मैं एवरेज टाइम देखूँ तो इट इज़ 5 to 6 days एंड आपको मिल जाएंगे ईजीली. आपको पूरी थ्योरी, सारे कीवर्ड्स ऑन टिप्स आपको मिल जाएंगे. ओके तो इस जो वीडियो में या फिर मेरे सारे वीडियोस में जो भी हैंड रिटन चीज़ें हैं वो आपको एज इट इज़ 60 to 65 पेजेस में मिल जाएगी. सो येस, इफ़ यू वांट टू ऑर्डर यू कैन ऑर्डर एंड give message on my WhatsApp. My WhatsApp number is 8287712032. Please drop a message of hi or saying that you want notes, and I will be giving you all the details related to that. Okay, so basically my WhatsApp number is 8287712032. 8287712032, right? So let's start with this video. सो इस बार ना May 23 में आई थिंक द क्वेश्चन वॉज फ्रॉम सप्लाई चेन मैनेजमेंट. येस, इन May 23. सो अभी November 23 इज़ द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ SCMP. सो आई डोंट थिंक कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, बट आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स ऑफ इट एंड येस, हम छोड़ तो नहीं सकते हैं. मतलब एक क्वेश्चन हम नहीं छोड़ के जाएंगे ना, तो हम कर लेंगे. हम विल बी डूइंग दिस टॉपिक ऑल्सो. एंड ऑल्सो आई गॉट रिक्वेस्ट ऑफ साउथ इंडियन स्टूडेंट्स टू स्पीक इन इंग्लिश एंड आई डोंट नो हाउ विल आई डू दैट, बिकॉज एक तरफ मैं हिंदी बोलूँ एंड एक तरफ मैं इंग्लिश बोलूँ, लाइक रिपीट हो जाएगा दो चीज़ें. तो आई विल ट्राई टू स्पीक बोथ एंड या ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सो बेसिकली सी केस स्टडी टिप है ये, ठीक है. तो क्या होता है ना, कुछ केस स्टडीज़ में ना ऐसा लिखा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट लगाना है मैनेजर को, बट CEO बोल रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो हमें क्या करना चाहिए. या फिर वो मैनेजर्स आपस में डिस्कस करें कि यार ये तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा एम्प्लॉयज़ के लिए या फिर मैनेजमेंट के लिए. तो उसके लिए एक टिप है कि आप लिखना केस स्टडी में कि कंसिडर इट एज इन्वेस्टमेंट रैदर देन कॉस्ट, बट मैनेजमेंट कैन गेट फ्रस्ट्रेट इनिशियली. ये भी लिख देना. सो इट्स अ केस स्टडी टिप दैट यू हैव टू राइट in supply chain management questions, that consider supply chain management as investment rather than cost, but management can get frustrated initially. मतलब means management can get frustrated, but it is ultimately an investment and not the cost. Okay, so the meaning of supply chain management is, supply chain management means management of all the activities associated with flow and transformation of goods from raw material stage to end user. So basically raw material खरीदने से लेके एंड फिनिश गुड्स तक के सारे एक्टिविटीज़ को अगर हम कंबाइन कर दें, तो उसको हम बोलेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस. सो इसमें ना दो प्रोसेस है, देखो, एक है जर्नल वाला और एक है GSCF फ्रेमवर्क वाला, ठीक है. तो GSCF फ्रेमवर्क जो है उसमें है आपके 8 स्टेप्स और जो जनरल वाला है उसमें है आपके 6 स्टेप्स. ओके, तो पहले हम 6 स्टेप करेंगे. अगर एग्ज़ाम में आता है कि जैसे इस बार ना May 23 में आया था कि 8 स्टेप्स लिखो, तो आई थिंक ये वाला आंसर होना चाहिए था. अभी सजेस्टेड आंसर्स आए नहीं हैं, बट आई थिंक ये वाला होना चाहिए था उसका आंसर.
अब अगर कन्फ्यूजन हो जाती है तो दोनों लिख देना, मैंने तो दोनों लिख दिए थे एग्ज़ाम्स में, पहले 8 स्टेप्स लिख लिया था, उसके बाद मैंने 6 स्टेप्स लिख दिया था ऐसा। तो इट्स मतलब कि क्योंकि वहाँ पे ना स्पेसिफिकली ये नहीं आया था कि नोट टू नोट वाला लिखो या फिर GSCF लिखो, वहाँ पे ना 8 स्टेप्स ही आ गए थे। और जो ये वाला क्वेश्चन है 8 स्टेप वाला, ये अतुल सर की मॉड्यूल में नहीं, मतलब बुक में नहीं था, तो ये मैंने स्टडी मटेरियल से कवर किया था उस टाइम May 23 में। तो हाँ, मुझे फ़ायदा हुआ थोड़ा, बट मैंने ये वाला भी लिखा था, वो भी लिखा था। मुझे नहीं पता मुझको मार्क्स किस चीज़ के मिले हैं या जो भी है, जब स्टडी सजेस्टेड आएंगे विल सी दैट। ओके, सो द फर्स्ट इज़ जनरल प्रोसेस। तो इसका कोड है पंजाब पुलिस ने MD फूका और कैश फाइन लगा दिया। ठीक है, तो पंजाब पुलिस ने क्या किया, MD फूका और क्या लगा दिया, कैश फाइन लगा दिया। पंजाब पुलिस ने MD फूका और कैश फाइन लगा दिया। तो P से है प्रोडक्शन प्लानिंग, P से है परचेजिंग, M से है मटेरियल मैनेजमेंट, D से है डिस्ट्रीब्यूशन, C से है कस्टमर सर्विस एंड F से फोरकास्टिंग। सो बेसिकली ये सारे वो हैं, क्या ये प्रोसेस है। तो पहले क्या करना है, पहले हम प्रोडक्शन की प्लानिंग करेंगे, ठीक है, कि हमें क्या बनाना है क्या नहीं। फिर हमें जो बनाना होगा वो हम परचेज़ करके लाएंगे ना, तो हमने वो किया, फिर परचेज़ करके ले आए। उसके बाद ना हमने क्या किया, अलमीरा में पूरा एक सेट कर दिया, मटेरियल का मैनेजमेंट कर दिया। फिर वो जब बन गया, ठीक है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कस्टमर्स की कोई प्रॉब्लम आई तो उसको कस्टमर सर्विस दे दी, और फिर बाद में फोरकास्टिंग कर दी, सिंपल। तो पंजाब पुलिस ने MD फूका और कैश फाइन लगा दिया। पंजाब पुलिस ने MD फूका और कैश फाइन लगा दिया। इसमें ना दो आ सकते हैं, इसके दो वो आ सकते हैं क्वेश्चंस। कैसे, या तो आ गया SCM का जनरल प्रोसेस लिखो तो ये लिखना है, अगर आ गया नोट टू नोट वाला लिखो तो ये लिखना है, अगर कुछ नहीं आया और अगर सिर्फ केस स्टडी आई SCM की दोबारा से, जो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर फिर भी ये प्रोसेस लिखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका GSCF फ्रेमवर्क वाला, ठीक है, GSCF फ्रेमवर्क वाला। कौन सा, GSCF फ्रेमवर्क वाला। इसका कोई निमोनिक नहीं है, इसको ऐसे याद करना है। कैसे, मैं बताती हूँ, बोलो। CRM SRM CSM, CRM SRM CSM, DM of MFM, DM of MFM, CRM SRM CSM, CRM SRM CSM, DM of MFM RMPDC। ऐसे ही करना है इसको, क्योंकि एक्चुअली एक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस बार, और ये अभी इस बार आया भी था, ठीक है। तो CRM अब से भी आपको ऐसे याद हो जाएगा। कैसे याद करोगे आप, CRM SRM CSM, DM of MFM RMPDC। अंदर का पढ़ना 2-3 बार याद हो जाएगा आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन। तो इसमें एक होता है पुश मॉडल और एक होता है पुल मॉडल। तो जो हमारा SCMP है ना, इसमें हर जगह पुल मॉडल मिलेगा आपको, ठीक है। हर किसी टेक्निक में, जैसे कि कानबान टेक्निक में आपको पुल मॉडल मिलेगा, JIT में आपको पुल मॉडल मिलेगा। पुल मॉडल इज़ जब हमारे पास एक्चुअली ऑर्डर आया उसके बाद बनाना अपने प्रोडक्ट को, उसको कहते हैं पुल मॉडल, विच ऑल्सो आई यूज़, ठीक है। और पुश मॉडल होता है कि आपने एंटिसिपेट कर लिया डिमांड और उस हिसाब से बना दिया, ठीक है, वो होता है पुश मॉडल। पुश मॉडल ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आपके स्टॉक्स पड़े रहते हैं, आपके वर्किंग कैपिटल विद होल्ड हो जाती है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो पुश मॉडल होता है और पुल मॉडल होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। आप देखो इसमें क्या होता है ना, कि इसमें ना अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन के क्वेश्चन वो होते हैं, थ्योरी। तो अपस्ट्रीम अगर आए ना, अपस्ट्रीम लिखना है तो उसमें क्या, हमें क्या क्या लिखना पड़ेंगे टॉपिक्स, एक तो सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट लिख देना और एक यूज़ ऑफ IT लिख देना, ठीक है। बट अगर डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मॉडल आ जाए, डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन आ जाए, तो उसमें हम 6 मार्केट मॉडल लिख लेंगे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट लिख लेंगे एंड यूज़ ऑफ IT लिख लेंगे। ये जो 6 मार्केट मॉडल हैं, ये अतुल सर के नोट्स में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप ये SM से मैंने लिखा है। ओके, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो मैंने मेरे नोट्स बनाए हैं उसमें मैंने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स डाले हैं SM के, इवन मैंने स्टूडेंट जनरल तक के कॉन्सेप्ट्स डाले हैं, ठीक है। जो May 23 तक रिलीज़ हो गए थे वो सारे स्टूडेंट जनरल के कॉन्सेप्ट डाले हैं। अब जो November 23 के लिए स्पेशली आएंगे स्टूडेंट जनरल्स, उसको भी मैं डालूँगी, ठीक है। तो हाँ, मेरे नोट्स में काफ़ी अच्छे से कवरेज है। ओके, सो अपस्ट्रीम आएगा तो आपको क्या लिखना है, SRM और IT लिखना है, और अगर डाउनस्ट्रीम आएगा तो CRM, IT और 6 मार्केट मॉडल लिखना है। ओके, समझ आया। अब देखो जो अपस्ट्रीम है ना, अपस्ट्रीम सप्लाई चेन, वो क्या होती है, उसका मतलब होता है सप्लायर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। क्या होती है, अपस्ट्रीम सप्लाई चेन होती है सप्लायर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। अपस्ट्रीम सप्लाई चेन क्या होती है,
सप्लायर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, और डाउनस्ट्रीम क्या होती है, कस्टमर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, क्या होती है, कस्टमर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। ओके, नेक्स्ट अभी पहले हम शुरू कर रहे हैं अपस्ट्रीम सप्लाई चेन, इसमें हम ये 2 टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद विल मूव टू डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन। ओके, सो आई रिपीट, फर्स्ट वन है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आपको इसमें ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कि इन टुडेज ग्लोबल इकोनॉमी देयर आर सो मैनी फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन चूजिंग एंड मैनेजिंग अ सप्लायर। तो आज के ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें कंसिडर करने चाहिए चूज़ करने के लिए कि हमारा सप्लायर कौन होगा। ठीक है, तो हमें 4 चीज़ें देखनी है, क्या क्या, सोर्सेज देखने हैं, नंबर ऑफ़ सप्लायर्स देखने हैं, CQS देखने हैं, एंड मेक और बाय देखना है। सो बेसिकली सोर्स देखना है कि हम कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से अपना सामान खरीदेंगे, हमें सोर्स देखना है। उसके बाद हमें देखना है नंबर ऑफ़ सप्लायर्स, मतलब कितने लोगों से खरीदे, 1 से खरीदे, 2 से खरीदे, 10 से खरीदे, कितनों से खरीदे। फिर देखना है कॉस्ट, क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ डिलीवरी। ठीक है, क्या कॉस्ट में 2-3 जैसे हमने सप्लायर चूज़ कर लिए, उनको सबको कंपेयर करो, ये 10 में दे रहा है, 12 में, 15 में। क्वालिटी, वो जो 15 वाला दे रहा है ना, वो दे तो महंगा रहा है बट उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, अब उसकी क्वालिटी अच्छी है और वो ना बहुत स्पीडली भी डिलीवर करा है। जो 10 वाला है ना, वो 2 महीने में सामान भेजेगा, क्या फ़ायदा यार, वर्किंग कैपिटल कितनी ज़्यादा स्टक हो जाएगी। और जो वो 15 वाला है वो ना 5 दिन में भेज देता है, तो इट्स बेटर ना। और लास्ट टाइम एक और बाय एंड आउटसोर्सिंग, मतलब कि जो सामान है, सपोज़ करो आप फ़ोन बनाते हैं, तो फ़ोन में ना जैसे कैमरा है, अब कैमरा जो आप बना रहे हैं ना, अगर आप बनाएंगे, आप फ़ोन बनाते हैं, आप कैमरा बना रहे हैं, तो कैमरा आपको बहुत महंगा पड़ रहा है, इससे बेटर है ना उसको आप बाय कर लें, उसको आप असेंबल कर दें अपने फ़ोन में और भेज दें फ़ोन। तो ऐसा होता है, तो मेक और बाय डिसीजंस भी लेने होते हैं, वो भी सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ही आते हैं। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली सप्लायर के साथ रिलेशनशिप बनाते टाइम हम कैसे यूज़ कर सकते हैं IT का, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं ई-प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। हम ऑर्डर परचेज़ करते टाइम हम क्या कर सकते हैं, ई-प्रोक्योरमेंट यूज़ कर सकते हैं। ई-प्रोक्योरमेंट मतलब होता है ई-सोर्सिंग, ई-परचेजिंग एंड ई-पेमेंट। ई-सोर्स मतलब पहले सोर्स ढूंढना, ऑनलाइन ही सोर्स ढूंढना कि भाई सप्लायर, हम कौन सा सप्लायर ढूंढे ना, तो सप्लायर ऑफ, सपोज़ हमें ना खरीदना, सप्लायर ऑफ बल्ब खरीदने हमें, तो हम लिखेंगे सप्लायर ऑफ बल्ब नियर मी, सप्लायर ऑफ बल्ब नियर मी। तो आपको बहुत सारे सप्लायर्स दिख जाएंगे, फिर आप उनसे कोटेशंस मंगा लेना, फिर परचेज़ कर लेना उनसे, ऑनलाइन ही परचेज़ कर लो। ई मतलब इंटरनेट, ई इज़ फॉर इंटरनेट, सो ई या फिर इलेक्ट्रॉनिक आप बोल सकते हैं। ठीक है, सो ई मतलब कि ई सोर्सिंग, मतलब ऑनलाइन ही आपने सोर्स किया, ऑनलाइन ही परचेज़ किया और ऑनलाइन ही पेमेंट कर दी UPI से, इससे उससे। तो आपको वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपके आने जाने की कॉस्ट बची, आपके दिन बचे, आपका टाइम बचा, आपका बहुत कुछ बचा, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिले। अगर आप पुराने ज़माने में जाएंगे तो ई-सोर्सिंग के लिए जब हम सप्लायर ढूंढते थे, तो जैसे आई एम फ्रॉम दिल्ली, राइट, सो आई विल सर्च अराउंड मी ओनली ना, ओनली इन दिल्ली, बट ऑन इंटरनेट you can also source from another state or another country, so it is very useful। तो इसलिए ही बोला था इन्होंने कि ग्लोबल इकोनॉमी मतलब कि हम अपना इंडिया तो कंसिडर करते हैं सप्लायर में भी और कस्टमर में भी, और हम आउटसाइड इंडिया में कंसिडर करते हैं। पहले क्या होता था, पहले क्योंकि इंटरनेट ये सब नहीं था ज़्यादा, या फिर ई-सोर्सिंग ये सब नहीं थी, तो फिर ई-सेलिंग भी नहीं थी, तो हमारे जो कस्टमर्स होते थे ना, वो लोकल होते थे। बट आजकल तो यार तुम कहाँ और कस्टमर कहाँ है ना, किसी को नहीं पता। इवन आई गॉट ऑर्डर्स, सो मैनी ऑर्डर्स फ्रॉम मुंबई, आई कैन से बैंगलोर, राजस्थान, उदयपुर, नागपुर, कानपुर, even from Delhi also. Delhi is local, right? Delhi, and then I can say, yeah, Hyderabad, I got orders. So yes, I am from Delhi, but I not need to go there ना. If customers are coming to me and उनको भी मेरे पास नहीं आना पड़ रहा है कि यार हिमानी से नोट्स लेने हैं तो हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, 2 दिन बर्बाद करने पड़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, मैंने 5 to 6 days में डिलीवरी कर दी, है ना, तो इट्स ईजी, राइट। तो IT का यूज़ इज़ ईजी। उसके बाद है आपका, ये हो गया आपका अपस्ट्रीम सप्लाई चेन ख़त्म। ठीक है, अब शुरू हो गया आपका डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन। इसमें आपको 3 टॉपिक्स पढ़ना है। पहला है 6 मार्केट मॉडल, दूसरा है CRM और तीसरा है यूज़ ऑफ IT। ओके, तो पहला पढ़ते हैं अभी। पहला है, तो देखो इसमें ना 6 मार्केट्स याद करने हैं आपको, मार्केट के नाम। इसके अंदर ना एक एक लाइन है जो कि SM से आप देख सकते हैं लिखने के लिए। एक बार उसको पढ़ लेना SM से, दैट विल बी मोर देन इनफ।
उसके बाद आपको समझ आ जाएगा, बहुत वेरी इजी लैंग्वेज में वहाँ लिखा है, वहाँ से देख लेना है। मैं आपको हेडिंग्स याद करा देती हूँ। तो आप ऐसे बोलो, एक था सप्लायर, एक था कस्टमर, एक था सप्लायर, एक था कस्टमर, दोनों कहाँ थे? मार्केट में थे। मार्केट को मैंने क्लाउड में क्यों रखा है? क्योंकि सप्लायर, कस्टमर, रिक्रूटमेंट, इंटरनल, रेफरल, इन्फ्लुएंस, सबके पीछे मार्केट लगेगा। और ये टॉपिक भी क्या है? 6 मार्केट मॉडल है। तो आपको याद आ जाना चाहिए, अगर 6 मार्केट मॉडल लिखा हो तो उसमें क्या है? मार्केट वाला है। तो क्या, एक था सप्लायर, एक था कस्टमर, दोनों थे कहाँ? मार्केट में। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट ख़त्म। दूसरा बोल रहा है, देखो कहीं भी रिक्रूटमेंट कैसे होती है? तो रिक्रूटमेंट कैसे होती है? या तो इंटरनल रेफरेंस से हो जाती है, ठीक है, या रेफरल से हो जाती है, या फिर इन्फ्लुएंस से हो जाती है। तो रिक्रूटमेंट कैसे होती है? इंटरनल से हो जाती है, या फिर कैसे हो जाती है? रेफरल से हो जाती है, या फिर क्या हो जाती है? इन्फ्लुएंस हो जाती है। तो एक था सप्लायर, एक था कस्टमर, दोनों कहाँ थे? मार्केट में। मार्केट क्लाउड में, मतलब सबके पीछे मार्केट आएगा, और जो क्वेश्चन है वो भी मार्केट का है। ठीक है, एक था सप्लायर, एक था कस्टमर, दोनों थे इन मार्केट। रिक्रूटमेंट कैसे होती है? वो होती है या तो इंटरनल रिक्रूटमेंट हो जाती है, या रेफरल रिक्रूटमेंट हो जाती है, या फिर कैसे होती है? इन्फ्लुएंस से रिक्रूटमेंट होती है। कैसे होती है? इन्फ्लुएंस से रिक्रूटमेंट होती है। कैसे होती है? इन्फ्लुएंस से रिक्रूटमेंट होती है। इन्फ्लुएंस से रिक्रूटमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट है जो कि इसका ही है, ये है आपका, क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन का ही पार्ट है, CRM। उसके बाद मैं कराऊंगी यूज़ ऑफ IT। ओके, तो CRM देखते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें ना हमें ना ये सारी चीज़ें निकालनी होती हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हमें 4 चीज़ निकालनी होती हैं। पहले हमें निकालना है, हम ना एनालिसिस करेंगे कि कैसा कस्टमर है और कैसा बिहेवियर है। कैसा कस्टमर है, कैसा बिहेवियर है। बिहेवियर मतलब ये नहीं कि शांत है या एग्रेसिव है, ये नहीं। बिहेवियर मतलब कि उसका बाइंग पैटर्न क्या है, क्या वो डेली हमें, या फिर वीकली हमें, या फिर मंथली हमें ऑर्डर प्लेस करता है, या फिर वो वंस इन अ ब्लू मून आता है। दैट्स इट, है ना। वंस इन अ ब्लू मून मतलब कि साल में 1 बार, साल में 2 बार, ऐसा। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? पहले हम एनालिसिस करेंगे किसकी? कस्टमर की और उसके बिहेवियर की। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे। इसका मतलब ये है कि कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिटेबल कस्टमर्स के साथ तो मस्त रहो, ठीक है। नॉन प्रॉफिटेबल के साथ क्या करोगे? नॉन प्रॉफिटेबल के साथ हम क्या करेंगे? एग्रीमेंट रिन्यू करेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे यार देखो आप नॉन प्रॉफिटेबल हो तो ना मैं आपको 10 की चीज़ तो बेचूंगा नहीं, 12 की बेचूंगा। आपको लेनी है मुझसे तो लो, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? नॉन प्रॉफिटेबल कस्टमर्स के साथ क्या करेंगे? एग्रीमेंट रिन्यू करेंगे। तो हम क्या करेंगे? कैप करेंगे। कैप में क्या करेंगे? हम कस्टमर्स को पर्टिकुलरली देखेंगे, कस्टमर वाइज देखेंगे प्रॉफिट। और जो प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं अच्छे खासे, उनको तो हम एज इट इज़ रखेंगे उनके साथ, बस वही जैसे करते थे वैसे करेंगे। और जो नॉन प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं उनके साथ हम एग्रीमेंट रिन्यू करेंगे। उसके बाद कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू देंगे। ये इसमें क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे कि कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, मतलब कस्टमर अगर ये रहा तो ये कितना मुझे पैसे दे के जाएगा लाइफ में, तो वो देखेंगे। और लास्ट टाइम कस्टमर को क्या करेंगे? एक्वायर करेंगे। पहले तो एक्वायर करेंगे, न्यू कस्टमर्स आ गए, फिर उनको रिटेन करेंगे, भाई रहने भी तो चाहिए ना। और उसके बाद एक्सटेंड कर देंगे। अब एक्सटेंड करने के ना 3 वो होते हैं, एक तो रीसेल, क्रॉस सेल, अपसेल, ठीक है। रीसेल मतलब क्या? आप मेरे पास आए हॉर्लिक्स लेने, और अगली बार भी आपने मेरे से हॉर्लिक्स लिया, तो मैंने आपको प्रोडक्ट क्या किया? रीसेल किया, ठीक है। क्रॉस सेल क्या होता है? क्रॉस सेल, मेरे पास ना हॉर्लिक्स तो था नहीं उस दिन, तो मैंने ना बॉर्नविटा चिपका दिया आपको। मैंने बोला यार आप ना बॉर्नविटा ले लो, बॉर्नविटा से भी वही होता है जो हॉर्लिक्स से होता है। तो मैंने क्या किया? क्रॉस सेल किया। फिर एक और चीज़ मैंने क्या की? मैंने की अपसेल। अपसेल मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने हॉर्लिक्स, मुझे हॉर्लिक्स लेने आए, तो मैंने बोला नहीं इसका ना न्यू पैकेजिंग आई है हॉर्लिक्स की, तो आप ना थोड़ा महंगे वाला ले लो, तो फिर मैंने आपको अपसेल कर दिया। क्रॉस सेल में एक और चीज़ हो सकती है, जैसे कि मैंने हॉर्लिक्स की जगह बॉर्नविटा नहीं, मैंने हॉर्लिक्स के साथ कुछ और दे दिया, ठीक है, एडिशनल चीज़ दे दी, तो उसकी भी मार्केटिंग हो गई साथ साथ, तो वो होता है क्रॉस सेल। ओके, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ IT। तो आप कस्टमर्स को लेने के लिए कैसे IT यूज़ करेंगे? तो एक तो बिज़नेस कर सकते हो आप, है ना, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो? ईमेल इज़ द वन ऑफ द वेज थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशंस कीप इन टच विद द कस्टमर्स। तो आप ईमेल यूज़ कर सकते हो अपने कस्टमर्स के साथ टच में रहने के लिए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। ये ही इस बार आया था पूरा, जितना मतलब पूरा
अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सब कुछ, ये सब 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 ये एक केस स्टडी आई थी और आई थिंक ये अच्छी गई थी सबकी, जिसको याद था थ्योरी। ठीक है, ये पूरा 3 4 5 6 7 8 9 10 स्लाइड्स आई थी इस बार केस स्टडी में। ओके, May 23 में, इस बार मीन्स May 23, क्योंकि मेरा May 23 ही था अटैम्प्ट। ओके, तो इसलिए मुझे पता है। उसके बाद है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अब इसमें शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, तो येस, या फिर शॉर्ट नोट में आ सकता है कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है वो बताओ, या फिर बोल सकता है कि स्टेप्स टू असरटेन द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर। स्टेप्स टू असरटेन, कि कैसे असरटेन करना है कि कितनी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू हो सकती है। तो बेसिकली कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है, देखो, मतलब कि कस्टमर पूरे ज़िंदगी हमको कितना देकर जाएगा, कितने पैसे देगा। अगर अभी 1000 देगा, अगले साल 2000 देगा, अगले साल 3000 देगा, तो वो सारे 1 2 3,000 तो इक्वल नहीं होंगे ना। हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसका डेफिनेशन क्या, इसकी डेफिनेशन है कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट दैट वी डिराइव फ्रॉम अ कस्टमर ओवर द एंटायर लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी का, ऑफ रिलेशनशिप विद दैट पर्टिकुलर कस्टमर। ओके, it is an essential tool used in marketing to focus on more profitable customers and stop servicing non profitable customers. So basically आपने ना 2 कस्टमर्स की कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू निकाली। एक क्या है कि ना ये 5 लाख रुपए देगा पूरे साल, पूरी ज़िंदगी में, ठीक है, और एक क्या है ये ना 5,000 भी नहीं देगा। ये इतना कंजूस इंसान है ना, ये 5,000 की भी शॉपिंग नहीं करेगा। तो अब 5,000 वाले को ना स्टार्टिंग में इग्नोर कर दोगे, बोलोगे चल यार तेरे को लेना है ले, नहीं लेना मतलब दिमाग ना खा, ठीक है। और जो 5 लाख वाला है ना, जो आपको पता है कि ये पूरे ज़िंदगी में मुझे इतने पैसे देगा ना, 5 लाख देगा, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया आपने, ठीक है, तो फिर आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगी। अब स्टेप्स क्या हैं, देखो स्टेप्स क्या है। पहले तो क्या करना है हमें, पहले तो हैव टू असरटेन द प्रॉफिट्स जनरेटेड फ्रॉम ईच कस्टमर। तो हम कैसे करेंगे, हम ना ABCD, जैसे हमारे 5 कस्टमर्स है सपोज, तो हम क्या करेंगे ना, 5 का प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हैव टू असरटेन द लाइफ टाइम वैल्यू जजमेंट विद रिगार्ड्स टू द ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप वी हैव टू मीट। ओके, दिस रिक्वायर्ड डिटेल्ड एनालिसिस। ऑब्वियसली भाई कस्टमर कैसा है, कहाँ रहता है, कितना रिलेशनशिप हमारे साथ मेंटेन करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो उसमें डिटेल्ड एनालिसिस लगता है, तो वो हमें करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी प्रॉफिट्स आए ना, उनको हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा एट फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू अराइव द, मतलब उसको प्रेजेंट वैल्यू में लाना पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट्स हमने सोचे कि 1,000 2,000 3,000 अलग अलग साल में, उसको हमें फर्स्ट 0 पीरियड पे लाना पड़ेगा, और उससे हमें हमारी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू मिल जाएगी, हमें हमारी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है कस्टमर्स अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी। सो बेसिकली कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू भी नोट्स में नहीं था अतुल सर की, तो वो मैंने SM से लिया है, और कस्टमर्स अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी भी नोट्स में नहीं था, वो भी मैंने SM से लिया है। तो देखो कस्टमर्स अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, कस्टमर्स अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी होता है कैप, कहता है कैप। तो कैप इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव इज़ अ 5 स्टेप प्रोसेस। तो ये क्या है, ये 5 स्टेप प्रोसेस है। अब इसमें क्या है, देखो नीचे आओ, जो लिखा है ना रेड से, दैट इज़ द कोड। क्या क्या बोल रहे हैं, पहले इसको याद करो। क्या बोलता है कि कस्टमर का बेस बनाओ और उसको स्प्लिट कर दो, कस्टमर का बेस बनाओ और उसको स्प्लिट कर दो। रेवेन्यू देखो और कॉस्ट देखो, कस्टमर का बेस बनाओ उसको स्प्लिट कर दो, स्प्लिट कर दिया ना, आगे देखो, फिर रेवेन्यू देखो, कॉस्ट देखो, उसके बाद क्वालिटी कस्टमर्स को क्या करो, रिटेन करो, और अनप्रॉफिटेबल को बाय बाय कर दो, ठीक है। क्वालिटी कस्टमर्स को रिटेन करो और अनप्रॉफिटेबल को बाय बाय कर दो। क्या क्या, कस्टमर बेस बनाओ, स्प्लिट कर दो, रेवेन्यू देखो, कॉस्ट देखो, प्रॉफिटेबिलिटी को, प्रॉफिटेबल कस्टमर्स को रखो, अनप्रॉफिटेबल को बाय बाय कर दो। तो ये कोड है, आप स्टेप्स पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद केस स्टडी टिप है। अब देखो इसमें क्या आता है ना, इसमें ना शॉर्ट नोट आता है, जैसे कस्टमर को सिलेक्शन, कस्टमर की एक्विजिशन, कस्टमर की रिटेंशन और कस्टमर की एक्सटेंशन। तो इसका क्या है, कोड है सारे, सिलेक्शन, एक्विजिशन, रिटेंशन, एक्सटेंशन। इसमें क्या है ना, ये स्टडी मटेरियल से पढ़ना टॉपिक, इसमें कुछ याद नहीं करना। इसमें क्या होता है ना, इसका एक क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में, आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया ना, हमने पुराने ही, जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा, हमने ना पुराना ही कस्टमर था, बस उसको ना दोबारा से हमने मतलब अच्छे से उसके साथ रिलेशनशिप बनाई, उसको अच्छे से संभाल के रखा, उसके सारे उसको अच्छी सर्विसिंग दी। तो ये क्या है, ये सिलेक्शन है, एक्विजिशन है, रिटेंशन है, एक्सटेंशन है, बताओ, सोचो। सिलेक्शन नहीं, न्यू कस्टमर तो नहीं है, ओल्ड है। एक्वायर किया,
एक्वायर तो ओल्ड को नहीं करेंगे ना, न्यू को ही करेंगे। फिर एक्सटेंड किया क्या, मतलब कुछ उसको रीसेल अपसेल क्रॉस सेल किया, नहीं, हमने क्या किया, रिटेन किया उसको, हमने क्या किया, रिटेन किया, हमने क्या किया, रिटेन किया। तो दैट इज़ ऐसे। तो क्या होगा ना, 15 पॉइंट्स दे देंगे एग्जाम में, तो आपको उनको इनमें बांटना है, सिलेक्शन, एक्विजिशन, रिटेंशन और एक्सटेंशन में, सिलेक्शन, एक्विजिशन, रिटेंशन और एक्सटेंशन में। तो ये जो क्वेश्चन है मस्ट डू क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ना जो पॉइंट्स है ना उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम किया था तो मुझे भी 2-3 पॉइंट्स में कन्फ्यूजन हो गई थी। देखो कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, लाइक अगर ये आ गया तो 15 में से आप 10 तो आराम से कर लोगे, ऐसे ही जनरल नॉलेज के हिसाब से कि क्या करें। बट कुछ पॉइंट्स है ना जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आप ज़रूर से करके जाना। एक बार स्टडी मटेरियल में है, आपको कोई स्टडी मिलेगी इस टॉपिक के जस्ट बाद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्या, बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट निमोनिक ऑफ माइंड, पता नहीं क्यों बट है, ठीक है। तो अब मैं इसको बोलती हूँ, आप सुनना, ठीक है। बोलती हूँ, सप्लायर ने सप्लाई की इन्वेंट्री, कस्टमर ने ली डिलीवरी, यही तो है बेनिफिट्स ऑफ SCM कि सारा काम हो गया विद ईज एंड ट्रांसपेरेंसी। तो बेनिफिट्स ऑफ, क्योंकि ये कोड में बेनिफिट्स ऑफ SCM आ गया, इसका मतलब ये पता चल गया आपको बेनिफिट्स ऑफ SCM का क्वेश्चन है। तो क्या, सप्लायर ने सप्लाई की इन्वेंट्री, कस्टमर ने ली डिलीवरी, यही तो है बेनिफिट्स ऑफ SCM की सारा काम हो गया विद ईज एंड ट्रांसपेरेंसी। तो सप्लायर में क्या आएगा, देखो आपको क्या करना है, आपको इम्प्रूव करना है सप्लायर के साथ रिलेशनशिप, रिड्यूस करनी है सप्लाई चेन मैनेज कॉस्ट, ठीक है। इन्वेंट्री कैसी होनी चाहिए, ऑप्टिमम होनी चाहिए। कस्टमर के साथ आपको बेटर कस्टमर सर्विस देनी है, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी में बेटर डिलीवरी, और ईज एंड ट्रांसपेरेंसी में ईज एंड ट्रांसपेरेंसी। और एक पॉइंट जो याद नहीं होता और आपको ज़रूर से करना है, जो कि याद हो जाएगा, जो कि एग्जाम में आया था, इस बार मैं लिख के आई थी कि जनरेटिंग कैपेबिलिटीज़ एंड बिकमिंग फ्यूचर रेडी। हम कैपेबिलिटीज़ जनरेट कर रहे हैं और क्या हो रहे हैं, फ्यूचर रेडी हो रहे हैं, फ्यूचर रेडी हो रहे हैं। तो इसमें कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स है इसमें बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का। क्या, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, ठीक है। इसमें 1 2 स्लाइड्स हैं गेन शेयरिंग अरेंजमेंट की। अब देखो सुनो, देखो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट मतलब पता है क्या होता है। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया ना, किसी के साथ कर लिया अरेंजमेंट, आपने बोला अगर मेरे को लॉस हुआ ना तो तुझे भी उठाना पड़ेगा, बट देख भाई अगर मेरे को प्रॉफिट हो ना मैं तेरे को भर भर के पैसा दूंगा। ये कुछ नहीं है, क्या है, बस गेन शेयरिंग अरेंजमेंट है। क्या बोलता है, डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट गेन, और इस बार के लिए शायद आई डोंट नो बट इट्स अ वाइब, और वाइब नहीं, पिछली बार भी था कि गेन शेयरिंग अरेंजमेंट वॉज इम्पॉर्टेंट प्रीवियस in previous attempt also. So yeah, in this attempt also it is important, so please do not leave this topic please. Okay, so meaning क्या है, meaning है gain sharing is an approach, approach word याद होना चाहिए। gain sharing is a approach to क्या review and adjustment, या तो रिव्यू करना पिछला पुराना जो बनाया हुआ है उसको रिव्यू करना, या फिर उसको एडजस्टमेंट करना, क्या, ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट और सीरीज़, ठीक है। पुराने कॉन्ट्रैक्ट और सीरीज़ को क्या करना रिव्यू करना या फिर एडजस्ट करना, क्या, या तो एक कॉन्ट्रैक्ट को या सीरीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। जहाँ पे एडजस्टमेंट प्रोवाइड्स बेनिफिट टू बोथ द पार्टीज़, वो ऐसा एक एडजस्टमेंट होता है ना जहाँ पे दोनों पार्टीज़ को ही फ़ायदा होता है, वो एक ऐसा एडजस्टमेंट होता है जहाँ पे दोनों पार्टीज़ को ही फ़ायदा होता है। तो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट इज़ एन अप्रोच to review an adjustment of existing contract oblique series of contracts where the adjustment provides benefit to both the parties, ठीक है। it is an arrangement, ये एक ऐसा arrangement होता है where a supplier agrees to perform the its side of the contract with no guarantee of receiving payment। इसमें क्या करता है ना, सप्लायर अपना काम कर देता है, आप सप्लाई कर देता है, बट उसको अभी पेमेंट नहीं मिली है ना, उसके पास कोई गारंटी है, ठीक है। वो पेमेंट कैसे मिलेगी, अगर कस्टमर को फ़ायदा होगा ना तो कस्टमर उसको पैसे देगा, अगर कस्टमर को नुकसान हुआ ना तो वो पैसे नहीं देगा, ठीक है। तो पेमेंट कैसे बेस होती है, पेमेंट इज़ बेस्ड अपॉन द बेनिफिट्स दैट एमर्ज टू द कस्टमर। सो बेसिकली ये रिस्की स्टैंड तो होता है, इट्स अ रिस्की डील। रिस्की तो हुई ना, अगर सप्लायर को नहीं मिला तो रिस्की हुई ना, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है कि उसको कुछ ना मिले, सो एज ही कैन वॉक अवे विद नथिंग, ठीक है। बट क्या होता है, अगर कस्टमर को जो गेंस है वो बहुत अच्छे हुए, सब्सटैंशियल हुए,
तो फिर सप्लायर को भी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। तो बेसिकली ना एट द एंड इसमें ये बोला हुआ है कि जो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट होता है ना, वो एक विन विन सिचुएशन होती है फॉर बोथ सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। सो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। दीज आर दी 1 2 3 4 5 पॉइंट्स। ये मीनिंग में लिखना है आपको सारा, वेरी इजी वेरी सिंपल। बस पहले याद रखना कि अप्रोच वाला लिखना है, उसके बाद लिखना कोई गारंटी पेमेंट की नहीं होती, फिर रिस्की स्टैंस वाला आ जाएगा, फिर यह आ जाएगा कि भाई उसको मिलेगा तो उसको भी मिलेगा, और उसके बाद लास्ट में विन विन सिचुएशन। यही है इसका, वेरी इजी, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको 4 to 5 टाइम्स पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ जीएसए, कि जीएसए क्यों फेलियर होता है। तो इसका जो कोड है वो है कि बैड रिलेशनशिप में अनस्ट्रक्चर्ड टर्म्स आ जाते हैं, इसलिए एरर आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन में। क्या बैड रिलेशनशिप में अनस्ट्रक्चर्ड टर्म्स होती हैं, बैड रिलेशनशिप में अनस्ट्रक्चर्ड टर्म्स होती हैं, इसलिए एरर आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन में। क्या क्या, तो तीन लाइंस क्या हैं। अनस्ट्रक्चर्ड टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट ही आपने ढंग से नहीं बनाया था, एरर इन इम्प्लीमेंटेशन, जैसा सोचा था वैसा हुआ ही नहीं, और लड़ाई हो गई सप्लायर और कस्टमर की। तो उसने कस्टमर ने कहा जा मैं नहीं देता, तू जो मर्जी कर, तू एग्रीमेंट करके बैठा था ना, मेरे को क्या प्रॉफिट, मैं नहीं देता, तू जा कोर्ट केस कर, ठीक है। तो बैड रिलेशनशिप, तो इसका कोड क्या है, बैड रिलेशनशिप में अनस्ट्रक्चर्ड टर्म्स होती हैं, इसलिए क्या आ जाता है, एरर आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन में। एंड आई थिंक द लास्ट टॉपिक इज ऑफ दिस चैप्टर 2 इज़ आउटसोर्सिंग, विच इज़ वेरी वेरी ईजी। सबको पता है आउटसोर्सिंग में क्या होता है। तो आउटसोर्सिंग में मैंने क्या कवर किया, आउटसोर्सिंग का मीनिंग कवर किया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और क्या इश्यूज़ हैं, और मतलब इश्यूज़ को हम एड्रेस कैसे करेंगे आउटसोर्सिंग में। तो हम क्या करेंगे, CWA करके आउटसोर्स करेंगे। क्या करेंगे, CWA करके आपको हम क्या करेंगे, इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे। CWA करके इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे। तो आउटसोर्सिंग मतलब पता है क्या होता है, आउटसोर्सिंग मतलब होता है कि आपने थोड़ा सा काम या कोई प्रोसेस या कोई गुड कुछ भी ना आपने आउटसोर्स कर दिया, मतलब कि आपने किसी और को बोल दिया कि आप मुझे करके दे देना, मैं अपने फैक्ट्री में ये नहीं करूँगा। तो इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, मतलब किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेना और सामान प्रोसेस या एक्टिविटी को बाहर कॉन्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। तो बेसिकली क्या होता है, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है या फिर तुम्हें अपनी कॉस्ट सेव करनी है, तो इट्स अ कॉस्ट सेविंग मेजर, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग क्यों करते हैं कंपनी, या तो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि सपोज़ करो कि हम बनाते हैं ना वही प्रोडक्ट, तो हम सपोज़ 50,000 पीसेस बनाते हैं, तो हमें ना 15 रुपये पर पीस पड़ता है, ठीक है। बट जो बाहर एक कंपनी है ना, वो तो यार 5 करोड़ पीसेस बनाती है, तो उसको यार 5 रुपये पड़ता है, 5 रुपये पड़ता है उसको, वो हमें 7-8 रुपये में दे देती है। तो 15 और 8 में तो बहुत फ़र्क है ना। तो हमने कॉस्ट सेव कर लिया, हमने क्या बोला, भाई तू ही बना के दे देना हमें, ठीक है। या फिर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, कैसे कि अगर हम सारे काम कर लेंगे ना तो हमारी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम कोर वर्क पे फोकस करेंगे, और जो बाकी फालतू के एडिशनल वर्क्स है ना, वो हम क्या कर देंगे, आउटसोर्स कर देंगे। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी बाय शिफ्टिंग टास्क भी आउटसोर्स कर सकते हैं, कोई काम, ऑपरेशंस आउटसोर्स कर सकते हैं, जॉब आउटसोर्स कर सकते हैं, कुछ भी आउटसोर्स कर सकते हैं टू अनदर पार्टी फॉर स्पैन ऑफ टाइम। मतलब ये ना ऐसे परमानेंट नहीं होता आउटसोर्सिंग, ये कुछ टाइम के लिए होता है, 1 साल 2 साल 10 साल, मतलब ये परमानेंटली नहीं होता, ठीक है। ठीक है, आउटसोर्सिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि हम सर्विस इंडस्ट्रीज़ में तो भी हम आउटसोर्स कर सकते हैं अपने काम। फॉर एग्जांपल हम CA कोर्स पढ़ाते हैं, बट जो आपने कॉलिंग का है, अगर कस्टमर्स की कॉलिंग आएगी तो वो आप मत उठाओ ना, वो आप आउटसोर्स कर दो, बाहर की कोई कंपनी आएगी, वो उठाएगी आपके कॉल्स, वो आपको फिर आगे ऑर्डर्स देगी, ऐसा, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग का मीनिंग वेरी सिंपल, ठीक है। एडवांटेजेस जिसकी CBI है और डिसएडवांटेजेस बहुत सिंपल है, उसको याद करने की ज़रूरत वो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले एडवांटेजेस सुनो, एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, CBI कॉस्ट सेविंग, बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्योंकि बिजनेस में आप कुछ भी अपना काम कर सकते हो अगर आपने फालतू के काम वो कर दिया तो। और इन्वेस्टमेंट सेविंग, मतलब सपोज़ करो आपने वो 15,000 पीसेस बनाए होते, ठीक है, वो 15,000 पीसेस बनाए होते तो आपको कितना पैसा लगाना पड़ता, तो इन्वेस्टमेंट भी तो सेव हो गई ना आपकी, मशीन्स में इन्वेस्टमेंट, लेबर में इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट ना, तो वो भी सेव हो गई। तो कॉस्ट सेविंग होता है, और क्या होता है, बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और क्या होता है, इन्वेस्टमेंट सेविंग होती है। पर डिसएडवांटेजेस क्या है, सुनो। फॉर एग्जांपल आपका कुछ तो एक ना बहुत, जैसे सपोज़ करो स्पुतनिक है, आपने वैक्सीन बनाई, अब आपको क्या हुआ, स्पुतनिक ना आपसे बन नहीं रही, तो आपने ना आउटसोर्सिंग कर दिया उसको कुछ काम, बट वो आपकी सोच रहा वो जो उसको स्पुतनिक का फॉर्मूला है वो कितना कॉन्फिडेंशियल है, अगर वो आउटसोर्स करते हो तो आपको वो फॉर्मूला भी बताना पड़ेगा उन लोगों को, है ना। तो ब्रीच हो जाएगा ना, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हो जाएगी, हो सकता है कि वहाँ से लीक हो जाए,
हो सकता है कि वहाँ से लीक हो जाए और आप सेंसिटिव डेटा को लूज़ कर दो, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर क्वालिटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कैसे? इम्प्रॉपर आपको वर्कर से प्रोसेस मिल सकते हैं। कैसे? जब आप बनाते थे ना तो A1 क्वालिटी बनाते थे, मतलब बेस्ट क्वालिटी बनाते थे, पर जब आपने आउटसोर्स कर दिया ना तो क्या हुआ, वो C1 क्वालिटी बनाते हैं, मतलब ना उनके वर्कर ठीक है ना उनके प्रोसेस ठीक है, मतलब उनसे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, उनसे कुछ नहीं हो रहा। तो फिर आपने क्या किया, आपने ये डिसएडवांटेजेस है। तो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज़ हाउ टू एड्रेस इशूज़। मैंने क्या कहा था, एड्रेस इशू करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, CWA करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, CWA करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, CWA करनी पड़ेगी, CWA करनी पड़ेगी। क्या होता है CWA? CWA होता है एक ना कोड ऑफ कंडक्ट बना लो। C से क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब अच्छा खासा ना कोड ऑफ कंडक्ट बना लो कि ऐसे ऐसे काम होगा। आउटसोर्सिंग एंटिटीज़ को भी बोल दो कि यार हमें C1 तो नहीं चलेगा, आप A1 नहीं बना पा रहे हो तो चलो आप A2 तक हमें बना के दे दो, बट हम C1 एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप कोड ऑफ कंडक्ट बना लो, ठीक है। अब जितनी भी आपने लोगों को आउटसोर्स किया ना, उन एंटिटीज़ को अपने वेबसाइट पे लिस्ट कर दो, सो दैट कोई भी आगे से आपका होता है तो वो हो सकता है, ठीक। और उसके बाद क्या करो, ए से क्या है, ऑडिट टीम। आप एक ऑडिट टीम सेटअप करो जो कि जाए कभी कभी, और जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना वहाँ के प्रोसेसेस को, वहाँ के वर्क को ऑडिट करके आए, जिससे आपको पता चले कि वो कैसे क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, उनका कैसा प्रोसेस है। इससे क्या होगा, आपके आउटसोर्सिंग के जो भी इश्यूज़ है वो डेल्ट विद हो जाएंगे, वो ईजी से आप उसको एड्रेस कर पाएंगे। तो ये पार्ट 2 था चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 इज़ ओवर नाउ and yes guys, please do let me know, do you like these videos and how you find it useful. also नोट्स के लिए मैंने आपको फिर से रिपीट करती हूँ, मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8287712032। आप वहाँ पे मुझे पिंग कर सकते हैं और नोट्स बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।